तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से मनी और बैंकिंग यूनिट के बारे में। मनी और बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक ऐसी यूनिट है जिसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। चैप्टर्स बहुत इजी हैं और ये आपके 6 मार्क्स कैरी करते हैं। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये मनी क्या होता है। मनी की इन्वेंशन से पहले जो बार्टर सिस्टम है वो कैसे वर्क करता था, बार्टर सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इकोनॉमी हो, वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि हम अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इसके अलावा सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, है ना, ये सब भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन बेसिक क्या है? प्रोडक्शन करना और कंजम्पशन करना। लेकिन प्रोडक्शन और कंजम्पशन के दौरान जब प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है, और वो फैक्टर्स फ्री में अवेलेबल नहीं होते। इन द सेम वे, कंज्यूमर सेक्टर जब अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन करना चाहता है तो उसके पास भी कुछ एक्सचेंज के लिए देने के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो भी गुड्स और सर्विसेज फ्री में नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ये जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, जो हमने मनी फ्लो में अंडरस्टैंड की थी, मनी फ्लो, रियल फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पार्ट्स में हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था ये कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, उनको परफॉर्म करने के लिए समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। तो वो समथिंग इन रिटर्न क्या हो सकता है? मनी। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। लिखा है, एन इकोनॉमी इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वैल्यूज। एन इकोनॉमी is the process of exchanging values between the various sector for earning their livelihood, which includes producer sector, household sector, government sector and rest of the world. तो वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में ये बेसिक 4 सेक्टर्स होते हैं, और इन सब के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हमें कुछ एक्सचेंज वैल्यू रखनी होती है। वो एक्सचेंज वैल्यू मनी भी हो सकती है, या फिर पुराने जमाने में फॉलो होने वाला बार्टर सिस्टम भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये मनी क्या है। बेसिकली मनी क्या है? मनी हर वो चीज है जो कॉमनली एक्सेप्टेड हो फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आपके पास जो कॉपी है आप वो मेरे को दे दो, बदले में मैं आपको ये पेन दे रहा हूं। अगर तो आप इसके लिए एग्री हो जाते हो, मैं भी एग्री हूं आपकी कॉपी एक्वायर करने के लिए, और आप भी एग्री हो जाते हो मेरा पेन एक्वायर करने के लिए, कॉमनली हम दोनों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, वो मनी है। मतलब इन द फॉर्म ऑफ नॉट एग्जैक्ट यूनिट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट मनी, बट जो भी चीज कॉमनली एक्सचेंज की जाए उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं, और वही हमारे लिए मनी है। समझे? मनी की इन्वेंशन तो हाल फिलहाल में हुई है ना, पुराने जमाने में तो यही चलता था, चीजों के बदले में चीजें बदल ली जाती थी, और उसी को वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो आज के जमाने में हम करेंसी को मनी कहते हैं, नोट, क्वाइन, उन सब चीजों को मनी कहते हैं। तो व्हाट मनी इज? मनी इज समथिंग which is commonly accepted as a medium of exchange for buy and sell. That's it. अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। Money is an instrument which is commonly accepted by all as a medium of exchange. वही तो जो भी हमने कहा, मनी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आइटम है जिसको कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
मनी इज एन आइटम विच पीपल यूज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक ऐसी आइटम है जिसको यूज किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को बाय और सेल करने एज अ मीन ऑफ पेमेंट, यानी पैसे की तरह यूज करना, एक्सचेंज की तरह यूज करना, कॉमनली एक्सेप्टेड होना। गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने के लिए जिसको हम कॉमनली एज अ मीन ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मनी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इवैल्यूएशन ऑफ मनी, यानी मनी की जो इवैल्यूएशन वो किस तरह से हुई, मनी की इन्वेंशन कैसे हुई। अब देखो, राजा महाराजा का जमाना होता था, तब मेटल के क्वाइंस इन्वेंट किए जाते थे, अशर्फियां जिसको कहा जाता था, गोल्ड क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस, अलॉय मेटल्स, स्टील मेटल्स, है ना। अब तो चलो गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स नहीं यूज होते, क्योंकि अगर वो यूज होने लगे तो कोई भी पर्सन पैसे की पेमेंट करने के बजाय गोल्ड और उसको ही अपने पास रख ले, सोने की अशर्फियों। तो आजकल स्टील वाले कॉइन्स चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आया, पेपर मनी। पेपर मनी यानी नोट, करेंसी। इसके बाद हमारे पास आया प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, जो आज भी हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस को डील करने के लिए। ज्यादातर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम इसी से परफॉर्म करते हैं। अब आजकल क्या चल रहा है, डिजिटल मनी, वॉलेट मनी, इलेक्ट्रिक मनी, ई मनी, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, पता नहीं कितने सारे ऐप्स हैं, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, ये सब भी मनी की फॉर्म ले चुके हैं, क्योंकि जो कॉमनली एक्सेप्टेड है वो मनी है। चाहे इसकी लीगल रेगुलाइजेशन हुई है चाहे नहीं हुई है, क्रिप्टो कॉइन्स की, क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइंस की, चाहे लीगल है चाहे इलीगल, लेकिन फिर भी हम इसको मनी की इवैल्यूएशन में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यही सबसे मेन है, मतलब मनी की इन्वेंशन तो अभी हुई है, मनी की इन्वेंशन से पहले लोग कैसे गुड्स की, सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करते थे, बाय बार्टर सिस्टम। जो चीज मेरे को चाहिए वो आपके पास है, जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, तो चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी। दैट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या लिखा है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज फॉलोड। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉलो किया जाता था। क्या है ये सिस्टम? इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, दैट्स इट। में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। राइस के बदले में व्हीट, है ना, कार के बदले में लैंड, गोल्ड के बदले में सिल्वर। पर गोल्ड के बदले में सिल्वर, यस, वो भी होता था, क्योंकि लोगों को मनी ना होने की वजह से किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू का पता ही नहीं था कि कौन सी चीज ज्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सी चीज सस्ती है। कार के बदले में लैंड, क्योंकि वैल्यू ही नहीं पता थी ना। बस इतना था कि मेरे को कार चाहिए, मेरे को घूमना पसंद है, आपके पास कार है। आपको लैंड चाहिए, आपको घूमना नहीं पसंद, आपको एक स्टेबल एरिया चाहिए जहां पर आप रह सको, तो आपको लैंड चाहिए जो मेरे पास है। तो वैल्यू नहीं देखी जाती थी बार्टर सिस्टम में, जो कि हम इसके ड्रॉबैक्स में पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये सीसी इकोनॉमी। क्या, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ना गलतियां करते हैं। देखो, जिस इकोनॉमी में, जिस कंट्री में ये बार्टर सिस्टम फॉलो होता है, जिस कंट्री में, जिस इकोनॉमी में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती है, उस इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ समय के लिए मान लो इंडिया में, भारत में अभी भी लोग गुड्स के बदले में गुड्स ही एक्सचेंज करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? सीसी इकोनॉमी। सर उसको तो बार्टर सिस्टम कहते हैं। कंफ्यूज हुए ना आप भी? डिफरेंस है। जिस इकोनॉमी में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती है, उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं? सीसी इकोनॉमी। और जिस इकोनॉमी में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रही हैं, वो कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा सिस्टम है कि गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो आप? कौन सा सिस्टम है? बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमें दिया हुआ है, इट इज एन इकोनॉमी इन विच commodities are exchanged for commodities, which is goods are exchanged for goods. CC economy, commodity are exchanged with commodities, commodity to commodity economy.
इसलिए इसको सीसी इकोनॉमी कहते हैं। इट इज अ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो एन इकोनॉमी विच फॉलोज दैट सिस्टम इज कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। अब तो क्लियर है? कोई डाउट? डाउट है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। अच्छा, अब बार्टर सिस्टम ठीक है, बार्टर सिस्टम लेकिन अब क्यों नहीं चलता? ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलता, थोड़ा बहुत कुछ एरियाज में अभी भी बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज होती है, लेकिन बार्टर सिस्टम गया कहाँ? बहुत वाइड एरिया में बार्टर सिस्टम होता था, मनी तो थी ही नहीं। भाई बार्टर सिस्टम में जरूर कोई ना कोई कमी रही होगी, इसीलिए बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया गया। दैट इज द रीजन कि हमने मनी को यूज करना शुरू किया। तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल, क्या रीजन है। तो दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को क्यों हटाया गया? बार्टर सिस्टम की जगह मनी हम क्यों यूज कर रहे हैं आजकल? तो फर्स्ट रीजन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन ढूंढ के लाना जिसको हमारे पास वाली जो गुड्स हैं वो चाहिए हो, और एक ऐसा बंदा ढूंढ के लाना जिसको आपके पास जो गुड्स हैं वो उसको चाहिए हो। यानी मेरे पास मार्कर है, आपको मार्कर चाहिए, आपके पास कॉपी है, मेरे को वो चाहिए, जो कि ढूंढना बहुत मुश्किल है, कोइंसिडेंस है। रेयरली कोई ऐसा पर्सन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ढूंढने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहला ड्रॉबैक क्या है कि एक्सचेंज करने से पहले हमें उन दो पर्सन्स के बीच में एक गुड्स की पोजीशन एस्टिमेट करनी होती है, जो एक दूसरे को चाहिए। जो चीज आपके पास है वो मेरे को चाहिए, जो मेरे पास है वो आपको चाहिए, तभी तो बार्टर सिस्टम फॉलो होगा ना। वैसे थोड़ी होगा कि आपके पास कॉपी है, मैंने कहा कॉपी दे दो, मैंने मार्कर आपको ऑफर किया, आपने कहा मार्कर, फिर तो एक्सचेंज सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट मीन दैट द गुड्स मस्ट बी डिमांडेड बाय बोथ ऑफ द पार्टीज। दोनों पार्टीज ने ये गुड्स डिमांड की हूं तभी सक्सेसफुल है। और गुड्स possessed by both of them parties must be needed by each other in which is very difficult। मतलब नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसको हम दोनों की गुड्स चाहिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाउंड आउट दोज पर्सन हु वांट आर गुड्स एंड वी वांट देयर गुड्स। अब यहाँ पर आर में आर आएगा, ठीक है, ये वाला नहीं, ठीक है। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब ये भी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। हाँ, सिरदर्दी है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में जब गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती थी ना, तो हमें यूनिट की वैल्यू का पता ही नहीं चलता था कि हमने जो वैल्यूज एक्सचेंज कराई वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जैसे मैंने अभी बताया, कार के बदले में लैंड। मेरे को घूमना फिरना पसंद है, आपके पास कार है, मेरे को कार चाहिए। आपको घूमना फिरना नहीं पसंद है, आपको एक फिक्स्ड प्लेस चाहिए जहां पर आप अपनी गृहस्थी बसा सको, लैंड चाहिए आपको। आप मेरे से लैंड लोगे, मैं आपसे कार लूंगा। अब इसमें किसको बेनिफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, उसका पता लगा पाना मुश्किल है। नॉर्मली अगर लैंड आपके पास गया तो आपको फायदा हुआ, मेरे को नुकसान हुआ। सिल्वर के बदले में डायमंड एक्सचेंज कर लेना। किसी बंदे को सिल्वर पसंद है, उसके पास डायमंड है, उसने डायमंड दे के सिल्वर ले लिया। ये तो अब हमें पता है ना कि वैल्यू कम है या ज्यादा है, गोल्ड की, सिल्वर की, डायमंड की, लैंड की, प्रॉपर्टी की, कार की, किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये अब हमें पता है मनी की इन्वेंशन के बाद। तो पहले तो हमें मनी की इन्वेंशन से पहले तो पता ही नहीं था ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का कि हमारे पास एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होती नहीं थी। हम पता ही नहीं लगा पाते थे कि भाई हमने जो एक्सचेंज किया वो वैल्यूएबल था, बेनिफिशियल था या लॉस में गया। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स both the goods which are exchanged are not having any common value according to which we can measure the value of each other। कोई कॉमन यूनिट नहीं है हमारे पास जिससे हम प्रोडक्ट की वैल्यू मेजर कर सके और पता लगा सके कि लैंड महंगा है या कार महंगी।
तो दिस सिस्टम लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। एज अ प्रोडक्ट विच इज हैविंग हायर वैल्यू मे बी एक्सचेंज्ड विद अ लोअर वैल्यू गुड्स। ऐसा चांस था कि भाई महंगी चीज किसी सस्ती चीज से रिप्लेस हो जाए। तो दैट इज वाई इसमें एक ये ड्रॉबैक। क्लियर? एग्जाम्पल गिवन है, कार इज एक्सचेंज विद लैंड प्रॉपर्टी। मैं कार एक्सचेंज की लैंड प्रॉपर्टी के साथ। इसमें महंगी कौन है? कार भी हो सकती है, लैंड भी हो सकती है, डिपेंड्स। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और डेफर्ड पेमेंट। तो लैक ऑफ पेमेंट फॉर फ्यूचर पेमेंट। अब देखो आजकल क्या होता है, हमारे पास मनी है, हम मनी की डाउन पेमेंट करते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, बाकी की पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट्स में करवा लेते हैं कि पैसा हर महीने देते रहेंगे, ईएमआई जिसको कहते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन बार्टर सिस्टम में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। हम उसको कहें कि आप अपना प्रोडक्ट आज हमें दे दो, हम अपना प्रोडक्ट बाद में देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं ये थोड़ी कहूँगा कि भई मेरे को आपका ये जो राइस है ना ये चाहिए मेरे को, लेकिन ये शर्ट आपको चाहिए, मैं कॉलर दूँगा, बाद में बटन दूँगा, फिर बाजू में भी दे दूँगा, फिर बाद में स्टिच करवा लें, है ना? तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट पॉसिबल नहीं है, ये ऑन द स्पॉट ट्रांज़ैक्शन, जिसमें जो चाहिए आपको भी देना पड़ेगा और जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। टू गिव एंड टेक साइमल्टेनियसली, यानी इसमें बाइंग और सेलिंग एक साथ होती है, सेपरेशन नहीं है। आपको अभी खरीदना है खरीदो, बेचने की जरूरत नहीं है। ऐसा अब होता है, मेरे को पेन चाहिए, पैसा दूंगा दुकानदार को, पेन मिल जाएगा। मैंने खरीदा पेन, लेकिन बदले में दुकानदार को मैंने कुछ बेचा थोड़ी। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था, बाइंग और सेलिंग एक साथ होती थी। मैंने पेन आपको दिया, आपने कॉपी मेरे को दी, कॉपी मैंने बाय की, पेन मैंने सेल किया। तो फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल नहीं है बार्टर सिस्टम में, ऑन द स्पॉट बाइंग एंड सेलिंग एक साथ हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल to make any future payment like we are doing now, in which we can purchase goods for installments। हम आजकल इंस्टॉलमेंट में गुड्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन पहले तो नहीं जब बार्टर सिस्टम होता था। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ सिस्टम फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल क्या होता है, आजकल की बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप पिछला पता लगा सको कि हमने वो क्यों हटाया, बार्टर सिस्टम को क्यों रिमूव किया। तो आजकल क्या होता है, हम अपनी मनी की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं और कोई रिस्क भी नहीं है। आप बैंक में स्टोर करो, पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी, पैसा खराब नहीं होगा, जैसे की वैल्यू है तैसे की तैसी बनी रहेगी, बल्कि इंटरेस्ट मिलेगा अलग। आप अपनी मनी की वैल्यू ट्रांसफर भी कर सकते हो। आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी शहर में, इंडिया के, वर्ल्ड के किसी भी सिटी में, कंट्री में, किसी भी जगह पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो इट शोज कि बार्टर सिस्टम में ये नहीं था। बार्टर सिस्टम में आप गुड्स एक साथ एक्सचेंज करते थे। अगर गुड्स को आप स्टोर करोगे तो वो खराब हो जाएंगी, लंबा समय लगेगा, पड़ी पड़ी कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी आई तो बर्बाद। और ट्रांसफर करने में तो और भी दिक्कत होती थी। स्टोर करने में स्टोरेज कॉस्ट भी आती थी और ट्रांसफर करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आती थी। ट्रांसपोर्टेशन करने में रिस्क होता था वो अलग। तो बार्टर सिस्टम की ये चौथी ड्रॉबैक है कि यहाँ पर स्टोरेज और ट्रांसफर की वैल्यू की कमी है। क्या लिखा है ध्यान से देखो, बार्टर सिस्टम लैक्स इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स, as we cannot save them for any future usage, because it if we save then there will be storage cost, fear of loss, and along with that if you want to transfer your goods so then this will attract additional cost of transportation। तो ये सब रीजन है कि बार्टर सिस्टम को हटाया। अच्छा, अब बार्टर सिस्टम हटाया क्यों गया वो पता चल गया। अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है फॉर्म्स ऑफ मनी। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।
तो फॉर्म्स ऑफ मनी इजी है। फॉर्म्स ऑफ मनी को हमने टोटल 2 मेन हेडिंग्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपके पास है पेड एंड फिड्यूशरी मनी। अब देखो फेट मनी क्या हो, बहुत ही सिंपल है। वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज में अपना अपना हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जिसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लीगल टेंडर मनी इशू कर सके। तो फेट मनी वही मनी है जो गवर्नमेंट के द्वारा एज अ लीगल टेंडर मनी मार्केट में इशू की जाती है और जिसको यूज किया जा सकता है, जिसको एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता। ये वो नोट्स हैं, ये वो क्वाइंस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर वर्ल्ड के किसी भी सेंट्रल बैंक ने प्रिंट किए हों, इशू किए हों, मार्केट में सप्लाई किए। इसकी ऑथोराइजेशन गवर्नमेंट करती है, इसकी प्रिंटिंग सेंट्रल बैंक करता है, इसको इशू गवर्नमेंट करवाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा की तरफ से। सर इसका मतलब फेट मनी में वो सब मनी नहीं आती जो डिजिटल मनी है, चेक्स, ड्राफ्ट, नहीं वो नहीं आते, क्योंकि फेट मनी में हम सिर्फ उसी मनी को काउंट करेंगे जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, गवर्नमेंट ने प्रिंट की है। तो सर बाकी जो बची हुई मनी है, चेक, ड्राफ्ट, जीपे, वो सब किस में आएगा? वो आएगा फिड्यूशरी मनी में। इवन क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस भी फिड्यूशरी मनी में आते। तो फिड्यूशरी मनी क्या है? फिड्यूशरी मनी बेसिकली एक ऐसी मनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं अथोराइज करती, नहीं इशू करती, लेकिन फिर भी ये यूज होती है ड्यू टू दी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेयर एंड पे, बायर एंड सेलर। यानी ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट अथोराइज नहीं करती, लेकिन स्टिल इसको एक मनी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, मैं भी उसके ऊपर विश्वास कर रहा हूं। मैंने आपको ये पेन बेचा, आपने बदले में मेरे को चेक दे दिया। मैं चाहूं तो वो चेक को मना कर सकता हूं, क्योंकि ये फेट मनी नहीं है, चेक फेट मनी नहीं है, गवर्नमेंट ने इशू नहीं किए, बैंक सिस्टम ने इशू किए, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को आप पर नहीं, बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैंने म्यूचुअली उसको एक्सेप्ट किया, ये मानकर कि ये चेक बैंक में से क्लियर हो जाएगा और मेरे को मेरे पैसे बैंक में मिल जाएंगे। तो फिड्यूशरी मनी एक कॉमनली एक्सेप्टेड मनी है जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पे चलती है, लेकिन ये लीगल टेंडर मनी नहीं, इसको आप लेने से मना कर सकते। तो क्या लिखा है? एन इंस्ट्रूमेंट which will be accepted as a medium of exchange between the payer and the pay is called as the fiduciary money। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण हमने इसको एक्सेप्ट किया। चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, गूगल पे, ये सब कौन सब, ये सब क्या है? फिड्यूशरी मनी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड कैटेगरी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब ये फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी क्या होती है? देखो सिंपल है, वर्ल्ड की कोई भी करेंसी हो ना, उस करेंसी की दो वैल्यूज होती है। एक होती है कमोडिटी वैल्यू, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की कोई भी करेंसी हो, हर करेंसी की दो वैल्यूज होती है, एक होती है कमोडिटी वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है कितने की वो करेंसी प्रिंट हुई है, मतलब जो उसके ऊपर छपा हुआ है। 5 रुपए वाले सिक्के के ऊपर 5 रुपए छपा होगा, 1 रुपए वाले सिक्के के ऊपर 1 रुपया छपा होगा, मतलब करेंसी की फेस वैल्यू, कितना उसके ऊपर प्रिंट बना है। तो हम मानते हैं चलो 5 रुपए का सिक्का 5 रुपए की वैल्यू कैरी करता है, लेकिन उसकी कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है कि जो सिक्का है वो जिस मटेरियल से बना है, वो मटेरियल कितना होगा, कितना महंगा हो गया, यानी सिक्के को बनाने में कितना खर्चा है। मान लो सिक्के को बनाने में 5 रुपए खर्चा है, का मतलब उसकी फेस वैल्यू भी 5 है, यानी अगर आप उसको यूज करोगे तो 5 रुपए वाला सामान ही ले पाओगे। और उस सिक्के की कमोडिटी वैल्यू भी 5 है, यानी अगर आप उसको तोड़ मरोड़ के
पिघला कर उसको बेचोगे, उसके मेटल को बेचोगे, तो भी उसका वेट इतना ही है कि 5 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि वो बना ही 5 रुपए का है, 5 रुपए के मटेरियल वाले से ही वो बना। तो इसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी, जहाँ पर आपकी मनी वैल्यू, है ना, कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल हो, उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी। So full bodied money means a coin whose commodity value is equals to the money value. Money value मतलब face value at the time of issue in the market. For example, a coin of rupee 1 is having a body body of metal whose value is rupees 1 at the time of the issue. 1 रुपए का सिक्का बना, उसके मेटल की वैल्यू भी 1 रुपया है और उसको यूज करोगे तो भी 1 रुपया ही मिलेगा आपको। तो ये क्या है? फुल बॉडीड। अच्छा, अब मान लो 5 रुपए का सिक्का, ये फर्स्ट केस हो गया फुल बॉडीड। सेकेंड, क्रेडिट, क्रेडिट मनी। मान लो जो सिक्का है उसके ऊपर 5 रुपए बना हुआ है, मतलब वो 5 रुपए वाला सिक्का है, लेकिन उसको बनाने में गवर्नमेंट को सिर्फ 3 रुपए लगे। सिक्का पतला सा बनाया गवर्नमेंट ने इस बार, ताकि उसके ऊपर ज्यादा खर्चा ना आए और लोग उसको तोड़ मरोड़ के उसको पिघला कर ना बेच पाए, है ना, क्योंकि अगर ज्यादा वैल्यू होगी तो लोग तो खर्चने के बजाय, कंज्यूम करने के बजाय उसको पिघला कर उसका मेटल बेचने लग जाएंगे। ऐसा होता था पहले, अब नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? सिंपल, उसको हम कहेंगे क्रेडिट मनी। when commodity value is सॉरी, ऑपोजिट लिख दिया हमने साइन। ऐसे, when face value is more than commodity value, then that money is known as credit money। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, when commodity value is less than the face value or money value, this is known as credit money। कभी मीनिंग देख लेते हैं। So it means the money whose commodity value is less than the value of money। commodity value कम है, मनी वैल्यू ज्यादा है, यानी लोग इसको तोड़ मरोड़ के पिघला कर बेचेंगे नहीं, वो इसको यूज करें। चलिए, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए।